राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य का हम पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र में छंद विवेचन। काव्य शास्त्र के जैसे आपके लिए संशोधित जो पाठ्यक्रम है उसमें छंद, अलंकार, काव्य गुण, यानी उसमें पहले काव्य गुण काव्य दोष थे, अलंकार जिसमें 8 थे उसमें से 4 रह गए हैं, छंद जो थे 8 आपके पहले रखे गए थे उसमें से 4 छंद रखे गए हैं। सत्र 2020-21 के लिए इसमें संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आपके लिए छंद का मार्गदर्शन करने के लिए कि छंद के प्रश्न कैसे आते हैं और आप उन्हें किस प्रकार याद करें, कैसे उनकी परिभाषाएं लिखें और छंद का पूरा ज्ञान है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए यानी अब आपको सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों को तो सीधे यह वीडियो ही देखना है जिसमें आपके पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल जाएंगे कि आप इनका उत्तर अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो देखिए, आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 इस पर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं और उन व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारे विद्यार्थियों के उत्तर और उनकी जो जिज्ञासाएं हैं वो प्रकट होती है और समय समय पर उनका निवारण भी किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी देखते रहेंगे कि आपके ये जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का किस प्रकार सॉल्यूशन होता है, यानी पाठ्यक्रम में हम किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? छंद का अर्थ पढ़ेंगे। छंद क्या है, छंद की परिभाषा क्या है, यानी छंद किसको कहेंगे, छंद के तत्व कौन कौन से, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो छंद में समाहित होती है। अब छंद के प्रकार क्या है, मूल रूप से छंद के प्रकार क्या है। अब छंदों के उदाहरण, जैसे आपकी परीक्षा में 4 जो छंद दिए गए हैं उन चारों छंदों के उदाहरण है वो बिल्कुल अच्छे और बहुत ही सरल उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा परीक्षा के लिए और आगे के लिए भी। परीक्षा के लिए तो है ही, इसके अलावा आपके छंद अर्थात काव्य शास्त्र के ज्ञान के लिए आपके लिए यह वीडियो और भी अधिक कारगर सिद्ध होगा, मददगार होगा, आपकी सफलता को निखारने में सफल सिद्ध होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। तो आइए अपन शुरू करते हैं कि छंद क्या है। छंद पर चलते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि छंद है क्या। छंद शब्द के मूल में चद धातु है। क्या है? चद, ये है, और जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। और चद शब्द से ही छद बना, चद धातु है, इससे आगे जाकर के क्या बना? छद बना, छंद नहीं छद बना। और कालांतर में छद कोई क्या पढ़ा जाने लगा? छंद पढ़ा जाने लगा। कालांतर में यानी समय के अंतराल के बाद छंद कोई छंद पढ़ा जाने लगा। और छद धातु में असुन प्रत्यय लगने से, यानी छद प्लस असुन प्रत्यय जब लगता है तो छंद बनता है। क्या बनता है? जिसको हम कह सकते हैं सुंदर रचना। और विश्व का प्राचीनतम साहित्य वेद है जिसे छंदस कहा गया है। साहित्य वेद जो है, वेद को छंदस भी कहते हैं। और छंद शास्त्र के प्राचीनतम आचार्य महर्षि पिंगल माने जाते हैं। उनके नाम पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंदों का प्रारंभिक रूप वेदों में मिलता है और मूल रूप से छंदों के 2 भेद हैं। अभी हम जैसे कहां चल रहे हैं, बहुत ही पुरानी बात पर चल रहे हैं। आगे हम जो जो आपकी परीक्षा के हिसाब से, आप जैसे आपको मान लो प्रश्न आ जाए कि छंद क्या है परिभाषित कीजिए, तब आपको ये थोड़ा परिचय लिखना है, उसका परिचय लिखना है। उसके बाद में आपको छंद की परिभाषा देनी। जैसे पहला वैदिक छंद और दूसरा लौकिक छंद। जैसे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आपने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में आपने पढ़ा होगा कि हिंदी की जो पहली भाषा थी वो संस्कृत थी, अर्थात संस्कृत के भी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत वेदों के और संबंधित ग्रंथों को लिखने के काम आई। उसी प्रकार जो लौकिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत के कुछ भाग हुए जिसमें प्राकृत भाषाएं बनी, पाली बनी, इस प्रकार आगे वो चलता रहा। इसी प्रकार पहला वैदिक छंद और दूसरा लौकिक छंद। वैदिक छंद तो इसका केवल प्रयोग वेदों में हुआ है। लौकिक छंदों का प्रयोग वेदों के अतिरिक्त, देखिए यहां पर लौकिक छंदों का प्रयोग वेदों के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी आदि भाषाओं के काव्य में प्रयुक्त हुए। और लौकिक छंदों के 2 भेद किए गए। लौकिक छंदों के 2 भेद है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद।
मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्या है मात्रिक छंद, क्या वर्णिक छंद है। अब हम छंद की परिभाषा पर चलते हैं। छंद के लिए देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे छंद के आवश्यक तत्व और इसकी परिभाषाएं। छंद की परिभाषा हमें लिखनी होती है और ये निश्चित याद करनी। तो छंद की दो परिभाषाएं दी हुई, एक और दो। इन दोनों को आप दोनों में से कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं या दोनों भी याद कर सकते हैं। वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित वह रचना जो वर्णों एवं मात्राओं की यति गति के विशिष्ट नियमों से नियोजित होती है, उसे छंद कहा जाता है। वर्ण, जैसे मान लो ये का, ये वर्ण है, और मात्राएं, जैसे मान लो इस पर मात्रा लगा दी, ये क हो गया, मतलब के प्लस ओ, इनके मतलब मात्राओं से और वर्णों से मिलकर के और यति गति के नियमों से आबद्धित जो रचना होती है उसे छंद कहा जाता है। एक इसकी सटीक परिभाषा यह भी है कि सुनिश्चित वर्णों या मात्राओं की विराम, चरण, गति और यति आदि से बंधी हुई शब्द योजना को छंद कहते हैं। दोनों में से आप कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं। अब छंद जो है, छंद के लिए क्या क्या चीजें, क्या कौन कौन से तत्व होते हैं? वर्ण होता है एक, तो मात्रा होती है, चरण होते हैं, यति होती है, गति होती है, तुक होती है और सातवां क्रम होता है। ये 7 तत्व होते हैं, इनसे मिलकर के छंद बनता है। देखिए वर्ण क्या है? वर्ण एक पूर्ण ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, अर्थात छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, जैसे मान लो ये का है, इसका हम अधिक टुकड़ा नहीं कर सकते, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते। जैसे मान लो क और बे, ये कब है, इसको तो हम अलग अलग कर सकते हैं, के को अलग कर सकते हैं, बे को अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग नहीं कर सकते। तो छोटी से छोटी ध्वनि अर्थात जिसके टुकड़े नहीं होते उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला से क्या बनते हैं? वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से भाषा बनती है। मात्रा, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। इसको हम ये भी कह सकते हैं छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, छोटी और बड़ी, ये भी हम कह सकते हैं, बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा। उनका जितना समय लगता है, छोटी मात्रा में कम समय लगता है, बड़ी मात्रा में अधिक समय लगता है। चरण, किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति एक चरण कहलाती है या पाद कहलाती है। सामान्यतः तो 4 ही चरण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे छपे है, छपे में 6 छंद होते हैं, 6 चरण होते हैं। यति, यति का मतलब विराम, लय के अनुसार विराम या ठहरने को ही यति कहा जाता है। गति क्या है? छंद का जो प्रवाह है उसे गति कहते हैं। छंद किस प्रवाह से बढ़ रहा है? जैसे मान लो अब हम देखेंगे, कवित यदि हमें पढ़ना होता है तो कवित को अलग प्रवाह से पढ़ना होता है, अलग गति होती है। जैसे मान लो ओज गुण में लिखी हुई रचना है, उसे पढ़ने की गति अलग होती है। माधुर्य में लिखी हुई अलग होती है, श्रृंगार में लिखी हुई रचना को अलग तरह से पढ़ा जाता है, तो इनकी गति अलग अलग होती है। तुक, पंक्ति के अंत में मात्राओं और ध्वनियों का मिलान तुक कहलाता है। जैसे आना, इसके नीचे आ गया जाना, तो ये क्या है? दोनों तुकांत है, अर्थात तुक है। क्रम देखिए, प्रत्येक छंद का अपना क्रम होता है। मात्रा या गणों के अनुसार वाचन की व्यवस्थित योजना क्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रम कहलाती है। आगे देखिए छंद के भेद। अब हम पढ़ते हैं छंद के भेद। मूलतः छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। अच्छी तरह से याद हो गए, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या है? इस छंद में मात्राओं की गणना कर नाम निर्धारण किया जाता है, अर्थात यानी मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राएं गिनी जाती है। जैसे मान लो ये कैलाश है, अब जैसे मान लो एक अक्षर जो होता है ए, ई, उ और रे, इनकी एक एक मात्रा मानी जाती है। जैसे इसमें ये 2 मात्रा हो गई, इसकी 2 मात्रा, मात्रा का एक मात्रा का ये चिन्ह है, दूसरी मात्रा का ये चिन्ह है। 2 मात्राएं जहां होती है ये और एक का ये। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये मात्रा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, तो इसमें टोटल मात्राएं कितनी होगी? 2 2 4 1 5, 5 मात्राएं हो गई। तो यानी जिन छंदों में मात्राओं की निश्चित संख्या के आधार पर पद रखे जाते हैं उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। सम मात्रिक छंद, अर्थात जिसमें समान मात्राएं होती है, जैसे चौपाई है, प्रत्येक चौपाई में 16 मात्राएं होती है। अर्ध सम मात्रिक, जिसमें दोहा है। अर्ध सम यानी जिसमें
पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा, ये जो 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में समान मात्राएं होती है, दूसरे चौथे में समान मात्राएं होती है। विषम मात्रिक छंद जिसे छप्पे है, जिसमें सारी मात्राएं अलग अलग होती है। दूसरा होता है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद देखिए, जिन छंदों में वर्णों की निश्चित संख्या एवं उनकी विशिष्ट क्रम पर आधारित पद रचना की जाती है, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। अब देखिए, ये परिभाषा, किसी छोटी से छोटी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि भाई वर्णिक छंद क्या है या छंद किसे कहते हैं, मात्रिक छंद के। वर्णिक छंद की परिभाषा आप लिखोगे कि जिन छंदों में वर्णों की निश्चित संख्या और उनके विशिष्ट क्रम पर आधारित पद रचना की जाती है, उन्हें वर्णिक छंद कहा जाता है। वर्णिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। समवर्णिक छंद जैसे शालिनी छंद होता है, अर्ध समवर्णिक छंद जैसे गणाक्षरी छंद होता है, विषम वर्णिक छंद जिसमें कवित छंद होता है। वर्णिक छंदों में वर्ण गिने जाते हैं, जैसे ये 1 2 3, ये 3 वर्ण हो गए, अर्थात उसमें वर्णों की गणना होती है। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना होती है। जैसे मान लो कै मैं ले, इसमें ये 3 वर्ण है, 3 ही मात्राएं हैं। जैसे कमाल हो गया, जैसे इसमें वर्ण तो 3 है लेकिन मात्राएं क्या है, 4 है, यानी इसमें 2 मात्राएं होगी। और तो इस प्रकार मात्राएं और गणों की या वर्णों की जो गणना है वो इस प्रकार की जाती है। अब ये हम देखें कि मात्राएं है क्या आखिर। मात्राएं लघु मात्राएं और गुरु मात्राएं, 2 तरह की मात्राएं होती है। लघु मात्राएं भी होती है और गुरु मात्राएं होती है। लघु मात्राएं क्या है? देवनागरी में सबसे छोटी मात्रा ए है, अर्थात ए, ई, उ और री, ये छोटी मात्राएं हैं। क्या है? छोटी मात्राएं, जिनको कह सकते हैं या लघु मात्राएं कह सकते हैं। और ह्रस्व स्वर, छोटे स्वर से और उनके योग से बनने वाले व्यंजन, जैसे मदन, इसमें ये सारे में एक एक मात्रा है, छोटी मात्रा है। सुमन में ऊ छोटा है, इसका मतलब छोटी मात्रा है। ऋतु, इसमें भी तू ये दोनों में छोटे हैं, तो इसलिए इनमें एक एक मात्राएं हैं, अर्थात 2 ही मात्राएं हैं। इसमें एक मात्रा, एक मतलब 3 मात्राएं हैं। इसमें भी 3 मात्राएं हैं। चंद्र बिंदु वाले ऋस्व स्वर से बनने वाले व्यंजन, जैसे चंद्र बिंदु, एक तो ये चंद्र बिंदु है और एक ये अनुस्वार है। अनुस्वार वाले तो क्या माने जाते हैं? बड़ी मात्रा में माने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और चंद्र बिंदु वाले जो होते हैं, यानी अनुनासिक जो होते हैं, ये छोटी में मात्रा में गिने जाते हैं। जैसे मान लो हंसत शब्द है, इसके नीचे ऊपर बड़ी ये मात्रा है, तो इसका मतलब है कि इसमें एक ही मात्रा गिनी जाएगी। अगर यहाँ पर ये होता केवल ये इतना हंस, तो इसकी 2 मात्राएं मानी जाती है, कि 2 मात्राएं मानी जाती। गुरु मात्राएं देखिए, सभी दीर्घ स्वर और उनसे बनने वाले व्यंजन गुरु होते हैं, जैसे आ, ई, जैसे ईख है, इसमें ख की 1 मात्रा है लेकिन ई की 2 मात्रा है। ऊ बड़ा, ए, आई, ओ, औ, ये सभी बड़ी मात्राओं में आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग वाले जो वर्ण होते हैं, अनुस्वार जैसे मैंने अभी बताया, ये हंस, इसमें ये बड़ी मात्रा मानी जाती है, इसकी 2 मात्राएं मानी जाती है। और विसर्ग वाले जैसे दुख, जैसे देखिए इंदु, इंदु में ये 2 मात्राएं हैं, इसकी छोटी है। बिंदु, इसमें 2 मात्राएं हैं। हंस में 2 मात्राएं हैं, इसमें मैं की 2 मात्राएं हैं। बसंत में शे के ऊपर जो बिंदी है 2 मात्राएं हैं। दुख में इसकी 2 मात्राएं हैं, क्योंकि ये विसर्ग है। अतः इसकी 2 मात्राएं हैं, इसकी भी 2 मात्राएं हैं, अर्थात 2 मात्राएं जिनके विसर्ग आगे लगे हुए। संयुक्त अक्षर से पहले आने वाले वर्ण भी गुरु माने जाते हैं, जैसे शुक्ल, इसमें सु है वो 2 मात्राएं हैं। अग्र, यानी संयुक्त अक्षर से पहले ये अ, मित्र, मी, और कुछ अपवाद भी है, जैसे कुम्हार, इसमें ये 2 मात्रा नहीं, ये एक ही है, इसकी 2 मात्राएं मानी जाती है। कन्हैया, इसकी 2 मात्राएं मानी जाती है, इसकी एक ही मानी जाती है। कुल्हाड़ी में इसकी 2 मात्राएं, इसकी एक ही मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, जैसे मान लो गण विचार। गण विचार यानी जैसे मात्राएं हमने देख ली, मात्रिक छंदों में मात्राएं काम आती है। मात्रिक छंदों में क्या आती है? मात्राएं। लेकिन वर्णिक छंद जो होते हैं, वर्णिक छंद होते हैं, उसमें वर्ण गिने जाते हैं। सामान्य छंद शास्त्र में 3 अक्षरों का समूह गण कहलाता है। 3 अक्षरों का समूह। वर्णिक छंदों के गणों का ज्ञान आवश्यक है। वर्णिक छंदों के लिए गण का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वर्णिक छंदों के लक्षण और उदाहरण गणों के आधार पर चलते हैं। और गण 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? गण। गण पहचान सूत्र में 10 अक्षर होते हैं, इसलिए इन्हें दशाक्षर भी कहा। दशाक्षर किसे कहते हैं? अगर प्रश्न आ गया दशाक्षर किसे कहते हैं, तो गण पहचान सूत्र में जो 8 अक्षर होते हैं प्लस 2 अक्षर, अर्थात गण
पहचान सूत्र को दशाक्षर कहा जाता है क्योंकि इसमें 10 अक्षर है। इसका याद करने का सूत्र है यमाता राजभान सलगा। ये का मतलब यह माता, यहां से देखो या माता, मातारा या मा से मातारा, ताराज ता से ले लो ताराज, राजभा रा से ले लो राजभा, ले लिया। जबान जैसे ले लो जबान, इसी प्रकार भानस बा से ले लो भानस, इसी प्रकार नस्ल न स ले लिया। इसी प्रकार स लेगा। अब ले और गा बच गया। ले का मतलब लघु और गु का मतलब गुरु, लघु गुरु। जैसे देखिए सुदामा है, सुदामा है तो इसमें कौन सा आया? इसमें सुदामा में कौन सा गण आया? यमत यज्ञण आया। यह का मतलब यज्ञण, इसका मतलब क्या है? यज्ञण, मगण, तगण, तगण, रगण, रगण। इसका मतलब जगण, बगण, नगण और सगण। से का मतलब सगण। ये है यगण। जैसे मान लो इसमें देखिए सुदामा है तो आपके एक मात्रा है, इसकी दो मात्रा है, इसकी दो मात्रा है। अब देखिए इसमें यह माता है को नहीं है ना, ये जैसे ये दो मात्रा ये, तो इसका मतलब ये यगण है। इसी प्रकार जैसे सुमाली, सुमाली एक मात्रा है, दो मात्रा है, दो मात्रा, ये भी यगण है। अनाड़ी ये भी दो मात्रा, ये भी यगण है। अब देखिए माँ तारा, इसमें सारी तीनों ही बड़ी बड़ी है। माँ तारा, मगण, मगण में क्या होता है? माँ तारा, तो इसमें बड़ी 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 माँ तारा। देखो रा जा जी इन तीनों में बड़ी है, इसका मतलब ये क्या है? मगण है। रानी जी ये भी बड़ी बड़ी बड़ी। अंबाला जैसे देखिए ये जो अनुस्वार होता है बड़ी होती है, इसमें बड़ी बड़ी बड़ी, इसका अर्थ है कि ये मगण है। जैसे देखिए मैदान, मैदान में देखिए, मैदान में ये अब क्या है? मात्रा आ गया ताराज, लास्ट में छोटी मात्रा है, बाकी दोनों में बड़ी बड़ी मात्रा है। इसका अर्थ है कि तगण है, ये तगण। उन्नाव जैसे आपने देखा होगा जो दो अक्षर होते हैं उससे पहला अक्षर होता है बड़ी मानी जाती है, और ये है ही और एक है ही उन्नाव, तो इसका मतलब ये भी तगण है, ये भी तगण है। इसके बाद रगण, रगण क्या? राज भा, देखो राज भा यानी दो मात्रा बीच में एक मात्रा वाला, ये हो गया देखो, यानी ऐसे ऐसे और ऐसे, राज भा अर्थात रगण है। राजभा ये भी राजभा। आगे देखिए बानस, रा जय भा, जबान। अब जगण का मतलब है जय भा ने, जगण का मतलब जबान। आगे देखिए नहान, एक दो एक, जय भाने, जहान, जय भाने, जय भाने, हो गया। आगे भानस, भानस जैसे मानस, जैसे एक बड़ा दो छोटा, भानस अर्थात मगण है, ये बगण है, बगण का मतलब बगण। आगे देखिए नगण है, नगण देख कमल अमर चलन, ये तीनों ही छोटी छोटी मात्राएं हैं नगण। सलेगा सगण में सलेगा, गा यानी बड़ी मात्रा होनी चाहिए, सलगा सलगा अर्थात इस प्रकार इनको पढ़ा जाता है। और अंतिम दो अक्षर है वो लघु गुरु होते ही हैं। अब चलते हैं अपन आगे, इनके जो आपके पाठ्यक्रम में जो दिए हुए हैं कौन कौन से जो अलंग जो छंद है वो दिए हुए हैं, उन छंदों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके है हरिगीतिका, गीतिका हटा दिया है, हरिगीतिका है, और यह है एक मात्रिक छंद है। इसकी परिभाषा जिसमें कुल 28 मात्राएं होती है, 16-12 पर यति होती है, अंत में लघु गुरु होता है। लघु और गुरु दोनों होते हैं। इसमें सप्तक की 4 आवृत्तियां होती है, 5वीं 12वीं 19वीं और 26वीं मात्रा अनिवार्यतः लघु होती है। 5वीं मात्रा, 5वीं देखिए 5वीं मात्रा और 12वीं मात्रा और 19वीं और 26वीं, 5 12 26 और 19,
यानी इसीलिए तो सप्तक की आवृत्तियां होती है, ये 5 7 12 12 7 19 19 7 26 सप्तक की आवृत्तियां होती है, जिसमें 7 7 मात्राएं होती है। इसमें अनिवार्यतः लघु होती है पांचवी मात्रा। जैसे मान लो इसमें 2 मात्राएं हैं, 2 4 4 1 5, ये पांचवी मात्रा छोटी है, 2 2 4 यानी 1 5, पांचवी मात्रा छोटी होती है, यानी हर सातवीं मात्रा जो है वो छोटी होती है। आगे 2 2 4 2 6 1 सातवीं मात्रा छोटी हो गई। इसी प्रकार 2, यानी इस प्रकार जब आप आगे आगे देखेंगे तो अब ये है, इसमें 28 मात्राएं हैं। हरिगीति का उदाहरण देखिए, जो चाहता संसार में कुछ मान और सम्मान है, उसके लिए उस मंत्र से बढ़कर न और विधान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक सम्मान है। देखिए इसमें यदि हम मात्रा गिने, 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 2 9 2 11 1 12 12 2 14 14 2 16 16 3 19 19 3 22 22 2 24 1 25 25 3 28, यानी पूरी 28 मात्राएं हैं इसमें। जैसे हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इसमें भी आप गिनकर देख सकते हैं, 28 मात्राएं हैं, 16 12 पर यति है। हरिगीतिका के बाद आपके कोर्स में छंद है छपै। छपै यह एक मिश्र छंद है जो रोला और उल्लाला के योग से बनता है। इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, जिसमें कुल 24 मात्राएं तथा 11 13 पर यति होती है। कुल 24 मात्राएं होती है। इसमें प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, रोला में 24 मात्राएं होती है, 11 13 पर यति होती है। अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, जिसमें 28 मात्राएं होती है, 15 13 पर यति होती है। यह है छपै छंद। छपे में 6 चरण होते हैं। जैसे जिसकी चरण में जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्ष युक्त, जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्यों न हो मोद में। अर्थात इसके 4 चरण जो है पहले रोला के हैं, यहां से यहां तक ये 4 चरण रोला के हैं, और अंतिम जो ये 2 चरण है ये उल्लाला के हैं, ये उल्लाला के हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए आपके आता है कुंडलिया छंद, और यह भी एक मिश्र छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। ये दोहा और रोला के योग से बनता है। वो रोला उल्लाला से बनता है और ये दोहा और रोला से बनता है। दोहा और रोला नामक मात्रिक छंदों के योग से बनता है। प्रथम 2 चरण दोहा के, जिसमें 24 मात्राएं होती है तथा सम चरणों में 11 मात्राएं और विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है। आपने देखा होगा दोहा में 24 मात्राएं होती है, सम चरणों में 11 मात्राएं होती है और विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है। अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं, जिसमें 24 मात्राएं होती है, 11 13 पर यति होती है। कुंडलिया जिस शब्द से शुरू होता है उसी से समाप्त होता है, ये इसकी विशेषता है। जिस शब्द से शुरू होगा उसी से इसका समापन होगा। जैसे देखिए, दौलत पायन कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाउन रेत निदान। ठाउन रेत निदान जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजे। कह गिरधर कविराय अरे ये सब घट दौलत, पाहुन निश दिन चार रहत सभी के दौलत। यानी इसमें अंतिम जो शुरू के जो चरण हैं वो किसके हैं, यानी दोहा रोला के हैं। और अंतिम 4 चरण जो है, यानी यहां से यहां तक तो ये कौन से हैं, ये तो दोहा के हुए, और बाकी 4 चरण जो अंतिम वाले हैं ये रोला के हैं। ये तो दोहा के ऊपर के 2 और नीचे वाले रोला के हैं। दूसरा उदाहरण एक आप ये भी दे सकते हैं कि बगुला बैठा ध्यान मेरे प्राप्त जल के तीर, मानो तपसी तप करे मलकर भस्म शरीर। मलकर भस्म शरीर तीर जब देखी मछली, कहे मीर कृषि चोंच समूची फोरन निगली। फिर भी आवे शरण बेर जो तज के बगला अगला, उनके भी तू प्राण हरे रे छी छी बगला। यानी ये दोनों में से आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, याद कर सकते हैं। 3 हो गए। अब आपके चौथा रहा है और वो अंतिम छंद है, वो आपके है सवैया छंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
सवैया छंद है। सवैया ब्रज भाषा में रचित काव्य का एक लोक प्रसिद्ध छंद है। इस छंद में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं और इसके लगभग 50 भेद माने गए हैं, इसलिए इसका कोई निश्चित लक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता। 50 भेद है इसके। रीतिकाल के कवियों ने इस छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है और इसके प्रमुख भेद जो है वो 10 भेद हैं। वो मैं आपको बता देता हूं कि 10 भेद कौन कौन से हैं। 10 भेद में पहला है आपके मदिरा सवैया, दूसरा मतगैंज, तीसरा सुमुखी, और चौथा है आपके अरसात सवैया, पांचवा किरीट, छठा है आपके दुर्मिल सवैया, सातवां सुंदरी सवैया, आठवां लवंगलता सवैया, नौवां अरविंद सवैया और 10वां कुंदलता सवैया। अब इसमें क्या है कि मदिरा सवैया में 7 भगण प्लस 1 गुरु यानी 22 वर्ण होते हैं। एक गण में कितने होते हैं वर्ण? 3 होते हैं, तो 7 3 प्लस 1 कितने वर्ण हो गए? इसमें 22 वर्ण हो गए। इस प्रकार मतगेंद में 7 भगण बानस, 7 भगण और 2 गुरु यानी 7 21 और 2 23 वर्ण हो गए। इसी प्रकार सुमुखी में देखिए 7 जगण, 7 × 3 प्लस 1 लघु और 1 गुरु, 7 21 21 2 23 वर्ण हो गए। किसमें? सुमुखी में भी 23 वर्ण होते हैं। अरसात सवैया जो होते हैं इसमें 24 वर्ण होते हैं। 7 तो भगण होते हैं और 1 रगण होता है। 7 भगण यानी 7 × 3 = 21 और 1 जगण, जगण का मतलब 3 अक्षर वर्ण, अर्थात 21 और 3 24 हो गए, 24 वर्ण हो गए। अरसात सवैया में 7 भगण 1 रगण। किरीट सवैया जो होता है उसमें 8 भगण होते हैं यानी 8 × 3 = 24 वर्ण हो गए। दुर्मिल सवैया में 24 होते हैं, 8 सगण होते हैं। सुंदरी सवैया में 25 होते हैं, 8 तो सगण होते हैं यानी 8 + 3 + 1, 8 × 3 8 × 24, 24 और 1 25 हो गए। अरविंद सवैया में भी 25 ही होते हैं। कुंदलता सवैया जो होता है इसमें 26 वर्ण होते हैं। सबसे अधिक वर्ण जो होते हैं वो कुंदलता में, इसमें 26 वर्ण होते हैं सवैया में। ये हुआ सवैया। अब सवैया क्या है देखिए, ये था सवैया छंद। और सवैया छंद के अब हम चलते हैं उदाहरण में आपको सिर्फ 2 उदाहरण याद कर लीजिए, 2 ही उदाहरण। और 2 उदाहरण जो है उनमें से आप एक उदाहरण अच्छी तरह से याद कर लीजिए जो आपकी परीक्षा में काम आएगा। तो इनमें से 2 उदाहरण आपको सरलतम बता रहा हूं। देखिए पहला है जैसे किरीट सवैया का है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाम के गवारनी। जो पशु है तो कहाँ बसु मेरो चरोनी, तरंदा की धेनु मंझारनी। पाहन हो तो वही गिरी कोजू, भयो कर छत्र पुरंदरी धारणी। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, काले दिगुल कदम्ब की डारणी। ये एक आप ये याद कर सकते हैं। एक वो भी है जैसे आपके रसखान के जितने भी पद हैं, कवित हैं, सवैया हैं, वो आप याद कर सकते हैं। दूरी भरे अति शोभित श्याम जुतेशी, बनी शिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजती पीरी कछोटी। वहां छवि को रसखान बिलोखत, भारत काम कला निज कोटी। और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुमेघ ले गए माखन रोटी। उसमें भी आप सवैया लिख सकते हैं। जैसे मदिरा सवैया का है और यह है केशवदास की कविता में से है। सिंधु तरियो उसको बनरा तनु पे, तुम पे धनु रेख गई न तरी। वानर बांध तो सोन बंध्यो, उन बारिदी बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें दस कंठ न जानी परी। तेलहु दूलहु पूंछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। अर्थात ये केशवदास की जो रामचंद्रिका है ग्रंथ है उसमें से है। उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा और छंद जो है वो आपके लिए पूर्णतः अच्छी तरह से आपको याद हो गए होंगे। और आगे भी जैसे 4 जो अलंकार है, 4 अलंकारों का वीडियो है वो अलग से प्रसारित कर दिया जाएगा, जिसमें आपके गुण हैं। गुण में से जैसे काव्य गुण, काव्य दोष थे, काव्य दोष हटा दिए गए और काव्य गुण आपके रखे गए हैं, तो काव्य गुण का वीडियो भी अलग से जारी कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत एक बार पुनः। और आपकी सुविधा के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बनाए गए हैं जैसे 9610208295, इन पर आप अवश्य ही अपने उत्तर लिख करके भेजें। इंग्लिश के, हिंदी के और राजनीति विज्ञान के
और भी जो भी आप पढ़ते हैं आपकी प्रोग्रेस से संबंधित, और आप ग्रुप्स में बने रहें ताकि आपके लिए समय समय पर जो परीक्षा से संबंधित मटेरियल डाला जाता है वो आपको प्राप्त होता रहे और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। हमारा जो ये रिश्ता है ये यूं ही इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।